हाँ, एक था पर्याप्ति थी ना। पर्याप्ति के बारे में था, ये देखा था आपने, देखा होगा, मैंने शेयर किया है तो आपने देखा है वो। तीन छह तरह की पर्याप्ति होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मना। पर्याप्ति मतलब वो ये चीजें बनना शुरू होती है। जैसे आहार है, आहार वगैरह से क्या बनता है? शरीर का कठोर और पतला रूप जो खल और रस बनता है। और शरीर का हड्डी और ये रुधिर आदि मतलब ब्लड आदि लिक्विड बनता है। फिर इंद्रियां बनती हैं। फिर श्वासोच्छ्वास रूप इसका श्वसन तंत्र बनता है। फिर भाषा में शब्द वर्गना की उसकी कैपेबिलिटी बनती है। मन में मनोवर्गना द्रव्य मन रूप ये बनता है। तो इन सबको जो बनना है मतलब शरीर, और शरीर में हड्डी और उसमें जितना भी लिक्विड है रुधिर आदि वो उनका बनना। और उसके बाद इंद्रियों का बनना, मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय के अपेक्षा से जो जो बनना है वो। और फिर श्वासोच्छ्वास की श्वसन तंत्र मतलब उसके जो गला है या उसमें जो तंत्र है उनका बनना। और भाषा का शब्द रूप कैपेबिलिटी होना, और मन का बनना। तो जिस जिसको एप्लीकेबल है, एक इंद्रिय को मन नहीं होगा और दो इंद्रियों को भाषा होगी। तो इस तरह से जीव की शक्ति की पूर्णता है वो। पूर्णता होना उसको एक अंतर्मूर्त का समय लगता है। हरेक का समय अंतर्मूर्त है, सबका मिला के भी अंतर्मूर्त ही है। तो इस तरह से ये पर्याप्तियां हैं। शरीर की, इंद्रिय की, श्वासोच्छ्वास की, भाषा की, मन की, इनको पर्याप्ति कहते हैं। तो जो जो अब ये तो हुई पर्याप्ति। इसके बाद देखते हैं कि हाँ, अभी ये दिखाई दे रहा है दूसरा, जीव की पर्याप्त अपर्याप्तक। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उसमें देखा पर्याप्तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है। उसके बाद इसमें, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद आयु पर्यंत तक वो पर्याप्त रहता है। मतलब जो पर्याप्त जीव है, जो छह पर्याप्तियां बताई थी, उसकी एक अंतर्मुहूर्त पे पूर्ण हो जाती है, मतलब पूरा शरीर बन जाता है। पूरी इंद्रियां मिल जाती है, श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेने की प्रक्रिया के लिए जितने साधन है वो सारे बन जाते हैं। और मन बन जाता है, पूरा कंप्लीट बन जाता है, तो पर्याप्त हो जाता है। और जीवन के अंतिम समय तक, आयु पर्यंत तक वो पर्याप्त ही कहलाता है। इसमें 14 ही गुण स्थान होते हैं। अभी अपर्याप्तक हम देख रहे थे ना, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई लेकिन नियम से पूर्ण होगी। मतलब जब शुरू हुई पर्याप्ति बनना शुरू हुई से लेके जो पर्याप्त बनेगा, तो वो जितना समय है वो समय निर्वत्ति पर्याप्तक कहेगा, निर्वत्य पर्याप्तक या निर्वत्ति अपर्याप्तक कहलाएगा। मतलब अभी अपर्याप्तक है लेकिन कुछ समय के बाद पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद पर्याप्त बनेगा नियम से। सो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक। और पर्याप्त ये होता है, पर्याप्त नाम कर्म देखा था हमने 93 में, शरीर नाम कर्म की प्रकृतियों में, तो ये हुआ है। और फिर लब्धि अपर्याप्तक जी बोलते हैं, लब्धि पर्याप्तक बोलते हैं। एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है न होगी। मतलब बननी तो शुरू हुई है, उसका शरीर आदि बनना तो शुरू हुआ है लेकिन पूरी नहीं होगी उसकी। घर बनना तो शुरू हुआ है, सारे मटेरियल तो आ गया, लेकिन बनना भी शुरू हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जाएगा। और ये आयु पर्यंत, आयु प्रमाण अंतर्मुहूर्त पर्यंत है, मतलब उतनी ही आयु है। और आयु जैसे ही खत्म हुई वहीं पे उसकी वो भी खत्म हो जाएगा। और उसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय आता है। और ये सिर्फ इनको पहला गुण स्थान ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्व ही होगा उसी को अपर्याप्त होगा, क्योंकि अगर पर्याप्त नहीं होगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। ये हो गया पर्याप्त। तो पर्याप्त में ही निर्वत्य पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, इसको लब्धि पर्याप्त को ही अपर्याप्त कहते हैं। और पर्याप्त में दो स्टेजेस हैं, एक शुरू होने से लेके पर्याप्ति होने तक की निर्वत्य पर्याप्त बोलते हैं, और पर्याप्त खत्म होने के बाद तो पर्याप्त ही कहलाता है। तो ये इसके बारे में है। उसके बाद जन्म के बारे में देखा था ना कल, सम्मूर्छन। तो इसमें एक्चुअली जन्म के प्रकार है। गर्भ होता है, एक उपपाद होता है, एक सम्मूर्छन जन्म होता है। तो गर्भ होता है जैसे ये है माता पिता के रज व वीर्य से होता है। उपपाद है अंतर्मूर्त में शरीर पूर्ण एवं युवा हो जाता है, ये होता है देव और नारकी में। मतलब अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त में पूरे शरीर पर्याप्ति बन के पूरा शरीर कंप्लीट होके युवा हो जाता है, ये देव और नारकी का होता है।
और सम्मूर्छन होता है सब ओर से परमाणु ग्रहण कर शरीर की रचना होती है। तो जितने कुछ जीव होते हैं जिनको न माता पिता की जरूरत होती है, न ये उपवाद होता है, उसमें सिर्फ परमाणु ग्रहण कर लेता है। कहाँ से? वातावरण से परमाणु ग्रहण करके अपना शरीर बना लेता है, उनको सम्मूर्छन जीव कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जनरली इनके बारे में। और बाकी ये तो देखा ही है कल। आज हम दूसरा गुणस्थान देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना ये? ये जनरली जस्ट आपको आइडिया देने के लिए था, कुछ समझ में आया वो पर्याप्त अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त तक भी बोलते हैं, या अपर्याप्त हो गया, पर्याप्त अपर्याप्त हो गया और सम्मूर्छन जीव हो गया। अच्छा, एक और था इन्होंने पूछा था ना, शादी अनंत वगैरह, वो वाला एक देखते हैं। वंदना जी हैं क्या? वंदना जी नहीं, एनीवे फिर मैं फिर भी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आज ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कंप्यूटर में। ठीक है, मैं बाद में बता देता हूँ। वो जो शादी अनंत शादी शांत ना, एक लकी ड्रा के ड्रा करने बोला था, वो ड्रॉ किया था। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रही कंप्यूटर में, फिर देखते हैं। ठीक है, सासाधारण सम्यक गुणस्थान पढ़ लेते हैं। पहला गुणस्थान हो गया है, पढ़ लीजिएगा इसको कोई। सासाधारण गुणस्थान पढ़ लीजिए। हाँ, संगीता जी पढ़ेंगे आप? मैं पढ़ती हूँ। हम्म। आचार्य श्री नेमिचंद्र ने गोमटसा जीवकांड गाथा 19 में सासाधन संयुक्त गुणस्थान की परिभाषा निम्न अनुसार दी है। आदि आदिम समतधा समयादो छावनीति से अन्न अन्ना दरु दयादो नासिया समोति शासन खव सो हम्म। प्रथमोपशम सम्यक एक पानी डालो, पानी प्रथमोपशम सर सबको म्यूट कर दीजिए। वो बस है, कपाट तो बस है, मेरी को जोड़ो। प्रथमोपशम सम्यक। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए संगीता जी। इंदिरा जी प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर लीजिएगा ना। हाँ संगीता जी, आप पढ़िए। प्रथमोपशम सम्यक के अंत। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक के अंत मुहूर्त काल में से जब जगन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में आने से सम्यक की विराधना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, उसको शासन या
सासाधन गुणस्थान कहते हैं। हाँ, फिर से पढ़ लीजिए एक एक बार थोड़ा। प्रथमोपशम सम्यक्त के, अभी ये क्या है, प्रथमोपशम सम्यक का काल चल रहा है। उस काल में भी अगर अगर मिथ्यात्मकता उदय नहीं है और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है, तो सम्यक तो शुरू हो गया, सम्यक दर्शन शुरू हो गया। लेकिन सम्यक दर्शन के काल में, उस काल में जब कुछ समय एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, कुछ समय के बीच में अगर कोई कषाय उदय में आ जाए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर, या सम्यक की विराधना हुई, सम्यक चला नहीं गया है, श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसको सासाधन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। तो अगर ये कषाय उदय में आ गई है लेकिन मिथ्यात्व उदय में नहीं आई, ये पर्टिकुलर स्थिति है, मिथ्यात्व तो उदय में नहीं आया लेकिन कषाय उदय में आ गई, तो ये गिर के जीव चौथे से दूसरे गुणस्थान में आ जाता है और दूसरे में अंतर्मुक्त काल रहने के बाद नियम से पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में जाएगा ही जाए। तो ये इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, कल देखा था गिरते समय की ये कंडीशन है। तो चौथे काल में सम्यक दर्शन के काल में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और शुरू में जब शुरू हुआ था, और 4 कषाय अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर उसमें एक किसी भी कषाय का उदय आ जाए तो जीव गिर जाता है, क्योंकि सम्यक के काल में न तो मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए न अनंतानुबंधी कषाय का उदय होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी स्थिति इसमें बन रही है। समझ में आया ये शब्दार्थ? हाँ, शब्दार्थ स प्लस आसाधन इजिकल टू ससाधन, स इजिकल टू सहित, असाधन इजिकल टू विराधना, विनाश, घात। इस प्रकार सासाधन शब्द का अर्थ संयुक्त का नाश करने वाला होता है। इसका ही अपर नाम शासन भी है। स प्लस आसन इजिकल टू शासन, स इजिकल टू सहित, असन इजिकल टू सम्यक्त की विराधना। सम्यक विराधक परिणाम ही शासन है। सम्यक्त विराधक जीव की सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत शिखर से पतित मिथ्यात्व रूप भूमि के सम्मुख दशा को सासाधन कहते हैं। जो ऊपर समझा है वही है। यस, हाँ, सम्यक्त्व मर्गाना की अपेक्षा मार्गना हाँ, मार्गना की अपेक्षा सासाधन सम्यक्त्व। हाँ, ये मार्गना की अपेक्षा से कल देखा था ना, मार्गना में 1 2 3 4 औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक, छह तरह के सम्यक्त होते हैं। तो मिथ्यात्व भी, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का भी ये मार्गना में आता है, ये दूसरा भी सम्यक का सासाधन सम्यक्त का नाम भी मार्गना में ही आता है। चारित्र मिथ्या चारित्र, क्योंकि यह सम्यक दर्शन का नाश हो गया है। काल जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली, एक समय से 6 आवली पर्यंत मध्य के सभी विकल्प। हाँ, एक एक औपशमिक सम्यक का काल एक अंतर्मूर्त है, उसमें असंख्यात आवली होती है। मान लो 1000 आवली है, उसमें से कुछ समय, एग्जाम्पल के लिए 1000 आवली मान लीजिए, उसमें से 6 आवली और एक समय कम, ये बीच का टाइम है। सम्यक्त होने के एक समय पहले से लेके पीछे की तरफ 6 आवली, उतने समय में कभी भी अगर अनंतानंदी कषय उदय में आ जाती है तो वो सासाधन गुणस्थान का समय होता है। उस अपेक्षा से जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली दिया है, उसी के बीच में इसका काल है, बस इतना ही काल है। गमनागमन, यहाँ से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही गमन होता है। हाँ बोलिए। वो सम्यक तो हो गया, उसके बाद का बाद है या यस सम्यक यस, तो होने के पहले का बाद? नहीं नहीं, अभी पहले पहले तो सम्यक तो हो गया जीव। यहाँ लेकिन ऐसे कैसे यहाँ अंतर आप देखिए ना, काल में नहीं से? नहीं, यहाँ देखिए सम्यक्त की विराधना हो रही है,
मतलब सम्यक्त तो मिल गया, लेकिन उसकी आराधना अब नहीं हो रही, विराधना ही हो रही। अब उसके बाद जो परिणाम हो रहे हैं, तो सम्यक्त विराधक जीव की सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत शिखर से पतित, मतलब सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत शिखर पे है वो, अभी तो सम्यक्त रूपी सम्यक दर्शन का अनुभव कर रहा है, उससे पतित मतलब उससे गिरकर मिथ्यात्व रूप भूमि के सन्मुख दशा को, मतलब सासादन में आने के बाद मिथ्यात्व रूप भूमि, मतलब नीचे की ओर उसका मुंह हो गया, बट बीच में सासादन के थ्रू होके आ रहा है, इसलिए उसको मिथ्यात्व रूप भूमि के सन्मुख दशा को सासादन कहते हैं। मुंह तो नीचे गिरने के लिए, मिथ्यात्व में जाने के लिए ही है, बट सासादन के से होके जाएगा। क्यों? क्योंकि उस काल में एक्चुअली मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आना चाहिए था, और अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय नहीं आना चाहिए था, लेकिन जीव के परिणाम ऐसे हो गए कि मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आया, लेकिन कषाय का उदय आ गया, किसी भी एक क्रोध मान माया लोभ का उदय आ गया, तो वो वहां से फिर अभी वो सम्यक्त चौथा गुणस्थान नहीं रहेगा, गिर के दूसरे गुणस्थान में आएगा, और वहां से लुढ़कता हुआ फिर पहले गुणस्थान में आना ही आना। सम्यक के काल में है ये। अब जीव को सम्यक्त हो गया, अब कोई चिंता नहीं, अब गिरेगा भी तो सम्यक दर्शी उसका नाम पड़ गया अभी। सर ये प्रथमोपम सम्यक तो लिखा है, मतलब ये चौथा वाला गुणस्थान है। हाँ, प्रथमोपम सम्यक मतलब मिथ्यात्व से जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, हर बार पहले गुणस्थान से जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो चौथे पहले से गुणस्थान चौथे में। में। हाँ, चौथे गुणस्थान से गिर के दूसरे में आया, तीसरे में नहीं गया। तो ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर वो जो दिया है, तीसरा गुणस्थान में नहीं आया, 4 से 3, 3 से 2 नहीं, 4 से 2 में आया अभी, गिरा तो 2 में आया वो। अच्छा। हाँ, ये संगीता जी, गमनागमन का आपको आइडिया है? हाँ अभी आप थे नहीं। हाँ, नहीं मैं सुनती थी क्लास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, सुनूंगी हाँ, ये तो। बताइए फिर क्या लिखा है यहाँ। गमनागमन मतलब मतलब यहाँ से दूसरी गति में कहाँ जाते हैं, यहाँ से मिथ्यात्व गुणस्थान गति में नहीं ही है, गति नहीं है, गमन है। गति नहीं है। गति नहीं सर, मतलब वो मतलब अभी सेकंड गुणस्थान से वापस वो फर्स्ट गुणस्थान में ही आएंगे। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं दूसरा गुणस्थान, सिर्फ दूसरा हाँ, गुणस्थान में कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा। गमन मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो अभी ये फर्स्ट गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में कहाँ जाएगा, दूसरे गुणस्थान से कहाँ जाएगा, फर्स्ट गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में। कंपल्सरी फर्स्ट गुणस्थान खत्म हो, इसका गमन खत्म। यहाँ पे हाँ, आएगा कहाँ से, आगमन कहाँ से होगा? फोर्थ गुणस्थान से ही आएगा ये। हाँ, फोर्थ गुणस्थान से, तो ये आएगा फोर्थ से और जाएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में। नहीं, चौथे गुणस्थान से भी है, एक और है नीचे, सास देखिए, आगमन देखिए नेक्स्ट हाँ, चैप्टर में। यहाँ से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही गमन होता है, अन्य किसी भी ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। हम्म साधन में छठवें, पांचवें, चौथे गुणस्थान से आगमन होता है, मतलब सिक्स, फिफ्थ और फोर्थ से आ सकता है। हाँ, ये कैसे बनेगा? पांचवा, छठा और चौथा, चौथा ये आगमन मतलब सासादन चौथे, पांचवें, छठे से आएगा, कैसे बनेगा इसको? मरण पर नरक नहीं जाता, दसवां स्थान में नमन होता है, यहाँ से मिथ्यात्व अन्य किसी भी ऊपर के गुणस्थान में नहीं। छठे पांचवा तो मतलब वो व्रत धारण कर सकते हैं। मरण पर नरक नहीं नहीं, जाता। अब वो पांचवें गुणस्थान से सासादन में कैसे आएगा? औपशमिक सम्यक की बात हो रही है ना, छठे से कैसे आएगा? चौथे से तो अभी देखा था, पांचवें और छठे से कैसे आएगा? हाँ, औपशमिक सम्यक पहली बार प्रथम फर्स्ट गुणस्थान मिथ्यात्व से औपशमिक गुणस्थान किस किस में हो सकता है? कल देखा था ना हमने, पहले गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है मिथ्यात्व से?
कल मैंने अटेंड नहीं किया था हाँ, सर। नहीं, राखी जी बताइए। ऑप्शन पहले उपशम गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है? जी उपशम सर। तो 10 से गुणस्थान तक हो सकता है ना? सर पहले हाँ से चौथे में, पांचवे में और सातवें में। हाँ, तो पांचवे वाला जीव कैसे दूसरे में आएगा? पांचवा वाला जीव सर कैसे आएगा मतलब? थोड़ा मतलब बताइए, उसके बारे में डिटेल बताइए क्या हो रहा है यहाँ, जो ये आगमन है इसके बारे में बताइए। छठे, पांचवे, चौथे से आगमन हो सकता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए इसी को। सर ये नियम है सर, वैसे आ सकता है मतलब। सातवें से जैसे आपने बताया था कि सीधा फर्स्ट में नहीं आएगा, सातवें से छठे में आना पड़ेगा, उसके बाद फर्स्ट में नहीं, आएगा। हम अभी सिर्फ दूसरे गुणस्थान की, हम दूसरे, पहला गुणस्थान इसमें आएगा ही नहीं ना। हम अभी दूसरे गुणस्थान को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं। जो दूसरे गुणस्थान से जाएगा कहाँ? मिथ्यात्व में हो गया। दूसरे गुणस्थान में किस किस गुणस्थान से आएगा यहाँ लिखा हुआ है, बट थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? छठे, चौथे से छठे, पांचवे, छठे गुणस्थान तो छठे, पांचवे, सर। चौथे सर गुणस्थान से दूसरे आगमन होता है। गुणस्थान, सर दूसरे गुणस्थान में तो बताया था जैसे सम्यक्त्व के काल में जब जीव के मतलब मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, नहीं, मैं जो, मिश्र। नहीं, वो अभी मिथ्य नहीं। अभी जीव छठे गुणस्थान में पहुंचा कैसे है? तो पहुंचा गया तभी तो दूसरे में आएगा। तो पहले से पांचवे में और छठे में पहुंचा कैसे है? सर संयम। तो परिणामों की विशुद्धता से हाँ, सर पुरुषार्थ करके पहुंचा है नहीं, जी। हाँ बताइए सुमन जी, थोड़ा क्लियर करिए। देखो, ये हम ऐसा समझते हैं कि पहले गुणस्थान से ही चौथे गुणस्थान में पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है तो जीव जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार देखा ना कि कोई जीव, उसने मुनि वेश धारण कर लिया, मुनि बन गया, लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में है। लेकिन मुनि बनने से उसका मतलब व्रत भी ले लिया तो पांचवा गुण स्थान है। मुनि द्रव्यलिंगी मुनि है तो छठा गुण स्थान है। उस अवस्था में उन्होंने अगर सम्यक्त्व प्राप्त किया है पहली बार, अगर वो पांचवे में है, चौथे में है, तब तो पहले से चौथे में गया है, तब तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया किसी जीव ने। लेकिन पांचवे में अगर है, पांचवे में भी तो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया जा सकता है। छठे में भी द्रव्यलिंगी मुनि है, वो भी तो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं ना। मुनि वेश धारण कर लिया लेकिन मिथ्यात्व की अवस्था में। जब उन्होंने उस गुणस्थान में मिथ्या औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, वो भी अंतर मुहूर्त का है। उसके बाद ये तीन तीन टुकड़े हुए। उसके बाद अगर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, मतलब किसी भी एक कषाय का उदय में आ गया, उदय में आ गई अगर एक भी कषाय, तो वो गिर कर दूसरे गुणस्थान में आ जाता है, पांचवे से भी, छठे से भी और चौथे से भी। हाँ, सर क्यों, मैंने ठीक बोला या कुछ नहीं गलत नहीं कहा? नहीं, हम अभी तक यही सोच रहे थे कि ये यही है कि पहले से सिर्फ चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवे में भी तो औपशमिक सम्यक जा सकता है, पहले से सातवें में भी जा सकता है ना। तो सेम मेथड से जैसे चौथे में गया वैसे पांचवे में गया, और पांचवे में उपशम सम्यक हुआ, उपशम सम्यक के काल में सासाधन हुआ, सासाधन हुआ तो गिरेगा तो दूसरे में आएगा। और सातवें से डायरेक्टली नहीं आ सकता है कि छठे में आके आएगा। मतलब पहले ऑप्शन, से चौथे में जा सकता है तो चौथे में से गिरेगा तो दूसरे में आ सकता है। पहले से पांचवे में जा सकता है तो पांचवे में से फिर गिरेगा तो दूसरे में आ सकता है। पहले से सातवें में जाएगा तो सातवें से डायरेक्टली दूसरे में नहीं आएगा, सातवें से छठे में आके दूसरे में आएगा। सर आपने पूछा क्यों ऐसा, तो हाँ, इसका क्या आंसर हुआ?
रीजन क्या हुआ, मतलब नहीं ये नहीं, तो भाव क्यों के हिसाब क्यों से हो गया ना। क्योंकि मतलब ये किस तरह से हो रहा है, मतलब ये क्यों क्यों हो रहा है? सातवें से छठे में आया, छठे में जाता है लेकिन सातवें से गिरेगा नहीं। छठे में आके अगर अगर ये कंडीशन बन रही है, जरूरी नहीं है हर जीव सासाधन में आएगा। अगर कषाय का उदय हुआ तो सासाधन में आएगा, नहीं हुआ है नॉर्मल अपना पूरा समय सम्यक दर्शन का प्राप्त करेगा। उसके बाद अगला चौथे गुण स्थान के बाद जो उसकी बात की स्थिति है वो चौथे गुण स्थान में देखेंगे, वहां से कहाँ कहाँ जा सकता है। और ये सुमन जी, आपने क्या बताया कि कोई मुनि ने, द्रव्यलिंगी मुनि ने अगर सम्यक प्राप्त नहीं किया है और मुनि दशा ली है, तो वो क्या, उनका फिर कौन सा गुणस्थान हुआ? वो तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व नहीं में नहीं हुए ना। नहीं नहीं, मुनि 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 द्रव्य भाव, मुनि तो भाविलिंगी मुनि होते हैं, सातवें गुण स्थान में होते हैं। पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में कैसे पहुंचेंगे? सीधा पहले से सातवें में? हाँ तो फिर तो उन्होंने सम्यक दर्शन से पहले ही मुनि दशा ले लिए। हाँ, पहले मुनि दशा ले ली है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। हाँ, तो कौन से गुण स्थान में होंगे वो? फर्स्ट मिथ्यात्व ही रहेंगे फर्स्ट में होंगे हाँ। ना हाँ, सर तो पहले। फक्त में होंगे। अब फर्स्ट के हाँ। बाद अगर उन्होंने उपशम सम्यक प्राप्त किया है और साथ ही साथ तीन कषाय चौकड़ी का भी उपशम हुआ है। पहले चौथे गुण स्थान में क्या हो रहा था? एक ही कषाय का हो रहा था, हम्म। लेकिन उन्होंने इतना पुरुषार्थ भी किया है और बाह्य में 28 मूल गुण धारण भी किया हुआ है। अंदर में तीन कषाय चौकड़ी पूर्वक पुरुषार्थ किया हम्म। तो उनकी मुनि दशा होगी ना। तो बाहर से देखने पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि कौन, मतलब कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जितने मुनिवेश में हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब जरूरी से सम्यक दृष्टि होंगे, ये कोई जरूरी नहीं। उन्होंने मुनि बन गए हैं, गृहस्थ छोड़ दिया, मुनि अवस्था, बाहर वेश में मुनि दशा धारण कर ली, लेकिन हो सकता है पहला गुण स्थान ही हो उसका, मिथ्यात्व का ही गुण स्थान हो। बाह्य ये पूरी की पूरी गुण स्थान अंदर के भावों की दशा है, अंदर के भावों की दशा की अपेक्षा से बता रहे, हमें बाहर में कुछ भी नजर नहीं आता। तो सर पहला, ये तो अगर हो सकता है ना, सामान्य मुनि गृहस्थी, दशा। मुनि दशा छठे में भी तो हो सकता है ना। हम उपशम सम्यक की बात कर रहे हैं अभी। उपशम सम्यक है तो सातवें गुण स्थान में जाएगा। सातवें अच्छा। स्थान में जाने के बाद गिरेगा वो छठा सातवां सातवां गुण स्थान शुद्ध उपयोग की है। उसमें तीन कषाय चौकड़ी का जो अभाव है, उनमें दो तरह की छठे सातवें में फर्क ये पड़ता है, वो मंद होती है। और छठे में अगर तीव्र हो जाए, वही कषाय तीन कषाय चौकड़ी में भी अगर तीव्र हो जाए तो वो छठे में आ जाते हैं। नहीं शुद्ध क्लियर से हो रहा शुभ है? में आ जाएंगे, शुद्ध हाँ? से शुभ में आ जाएंगे। शुभ भी बोलो या शुभ नहीं बोल, शुभ ठीक नहीं रहेगा। मंद से तीव्र कषाय हो जाएगी, क्योंकि छठे गुण स्थान में भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, संजुलन कषाय का उदय है। बट संजुलन कषाय का तीव्र उदय होने से छठा गुण स्थान होगा, और अगर मंद होगी तो सातवां गुण स्थान होगा। तो मतलब पहले गुण स्थान से चौथा पांचवा सातवां कैसे बन रहा है, ये क्लियर है क्या? हाँ? तो जा सकता है पहले से चौथे पांचवें सातवें में जा सकता है जी। तो उस औक्षमिक समय के काल में अगर कषाय का उदय हो जाए तो वो गिर के चौथे से दूसरे में आएंगे, पांचवें से दूसरे में आ सकते हैं, और सातवें से हैं तो छठे में गिर के दूसरे में आएंगे। मतलब अगर सातवें में है कषाय का उदय हो गया तो इमीडिएटली छठा गुण स्थान होगा, फिर दूसरा होगा उनका, इस अपेक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। सर एक मिनट डाउट सर, जैसे अभी आप बोले सातवें से गिरेंगे तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, सातवें से छठे में जाके फिर सेकंड में जाएंगे। हम्म। हाँ, तो जैसे अभी फिफ्थ सिक्स्थ और फिफ्थ है तो वो सिक्स्थ से जो गिरेंगे जो सीधा डायरेक्ट सेकंड में ही जाएंगे, फिफ्थ में फोर्थ में ऐसे नहीं जाएंगे क्या?
एक मिनट, तीसरा भी है, ये चौथे से दिख रहा है तीसरा। आपको, शेयर किया मैंने। हाँ सातवें से हम्म, सातवें से छठे में ये दिख रहा है डबल एरो, सातवें से छठे हाँ में जाके छठे से पहले में, हाँ छह से एक में एक है, ये दूसरे में, छह से दूसरे में, दूसरे से पहले में। अच्छा सात से डायरेक्ट पहले में एरो नहीं है, एक एरो चार से है, एक पांच से है, एक छह से है और एक दो से है। सात से डायरेक्ट यहाँ एरो नहीं है आने का, एक से सात में जाने का है, लेकिन सात से एक में आने का एरो नहीं है। हाँ तो सात में ये समझिए इतनी शुद्ध दशा होती है, उसमें कषाय होने से भी वो जीव छठे में आएगा, छठे से दूसरे में आएगा, दूसरे में आके पहले में आएगा। क्लियर? हाँ हाँ ठीक, आगे पढ़िए। विशेष इस गुणस्थान में मरण नरक नहीं आता है। हाँ, इस इस गुणस्थान में गुणस्थान मरण तो में हो सकता है, मरण लेकिन मर कर के जीव नरक नरक नहीं जा सकता, इसकी एक विशेषता है। हाँ मतलब इस क्योंकि गुणस्थान के जीव नरक में नहीं जा सकते। मर तो सकता है, लेकिन इस अंतर्मुहूर्त के काल में, सिर्फ इस अंतर्मुहूर्त के काल में अगर मरण तो हो सकता है, लेकिन हाँ मर के नरक में नहीं जाएगा। बस अच्छा इसका इतनी हाँ विशेषता है, हाँ बाकी और हाँ कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, हाँ हाँ तीर्थंकर प्रकृति की तीर्थंकर आहार आहारक आदि प्रकृति की नहीं सत्ता नहीं, सहित आहारक आदि नहीं है, आहारक आदि नहीं है, ठीक पढ़िएगा। आहारक आहारादिक नहीं, देख, यहाँ कद आहार आहार द्विक, आहार आहार द्विक। आहारक द्विक द्विक, द और वह है, द्विक हम्म, है, द्विक मतलब द्विक। आहारक आ- प्रकृति की दो द्विक दो दो पर्टिकुलर स्थितियां होती है, वो वाला है। आहारक शरीर और अच्छा आहारक अंगोपांग, इस तरह दो होती हैं, वो दो को। हाँ हाँ तीर्थंकर आहारक द्विक प्रकृति की सत्ता सहित जीव इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। मतलब जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और आहारक द्विक प्रकृति की सत्ता वाला, छठे गुण स्थान में होते हैं, जिन्हें आहारक द्विक मतलब आहारक पुतला निकलता है ना, छठे गुण स्थान में। हाँ डाउट तो अगर वैसी अगर उनके पास स्थिति है तो उसमें फिर वो इस गुण स्थान में नहीं आएगा। मतलब अच्छा छठे गुण स्थान में अगर आहारक द्विक है तो फिर सासाधन में नहीं आएगा वो, छठे में तो आ सकता है, छठे से गिरेगा नहीं फिर। यस सर, ये आहारक द्विक क्या चीज है? इसको मैं अलग से बताता हूँ आपको फिर ये। हाँ, अब कल ठीक है। बताता द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव के साधन सम्यक्त रूप भाव या परिणाम को परिणामिक भाव ही परिणामिक भाव भी कहते हैं, क्योंकि जीव का जो परिणाम कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित होता है, उसे परिणामिक भाव कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार सासाधन सम्यक्त रूप परिणाम दर्शन मोहनीय कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना ही होता है। अतः दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा इस दूसरे गुणस्थान के भाव को परिणामिक भाव भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सम्यक ये मोहनीय प्रकृति का किसी का भी उदय नहीं है, उस अपेक्षा से परिणामिक भाव कहा है, लेकिन कषाय का तो उदय है ही। हाँ। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान पर्याप्त के चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय के उदय आदि की अपेक्षा नहीं है।
अतः दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा या परिणामिकपना घटित होता है। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया हो वहाँ उस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। ये कल भी देखा था हमने, मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे तक किसकी अपेक्षा से? दर्शन मोह की, क्योंकि वहां पर सारा कार्य सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनी का उदय नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से परिणामिकपना घटित होता है। तो इसलिए ये भी लिखा है कि जिस अपेक्षा से कथन किया हो वहां उस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। बट जो हम परिणामिक भाव बोल रहे हैं वो वाला भाव यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि कषाय का भी उदय है, क्योंकि उसमें परिणामिक भाव में तो किसी अपेक्षा से नहीं है कषाय। प्रश्न, सासाधन गुणस्थान वर्ती जीव विपरीत अभिप्राय से दूषित है, इसलिए उसे सासाधन सम्यक तो नहीं कहना चाहिए। उत्तर, या सम्यक तो कहने का कारण मात्र यह है कि वह पहले सम्यक्ति था, इसलिए भूत निगम्य की अपेक्षा उसे सम्यक्त की संज्ञा बन जाती है। वह काल भी अभी सम्यक्त का चल रहा है एवं दर्शन मौन्य का यह उपशम ही है। जैसे परीक्षार्थी को पेपर देने का समय 3 घंटे का है और कोई विद्यार्थी 2 घंटे में पेपर लिखकर घर चला जाता, तो भी शेष 1 घंटा काल पेपर का काल ही कहा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। इसलिए सासाधन, इसमें सम्यक्त तो है नहीं, सासाधन सम्यक्त क्यों लगा है वर्ड? तो ये बता रहे हैं कि वो सम्यक्त से गिरा है, अभी अभी सम्यक्त से आया है, और अभी इस काल में सम्यक का काल ही, अभी वो काल पूरा नहीं हुआ, जो गैप किया था ना उसी के बीच में है। तो सम्यक दर्शन मोहनी प्रकृति का तो, मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आ रहा है, तो उस अपेक्षा से उसको सम्यक्त ही है, तो उस अपेक्षा से इसको सम्यक्त ही कहेंगे, सासाधन सम्यक्त। छोटे बाबू को बहुत बड़ा कांटा जुड़ा था, अभी देख जब तक मिथ्यात्व में नहीं जाता है वो चौथे से गिरने वाला सासाधन सम्यक्त में ही रहेगा। एक बिल्कुल अंतर्मुठ का अंतर्मुठ से भी कम आवली का समय, 1 समय से लेके 6 आवली तक का समय। इसमें कुछ और डाउट पहले दूसरे में? इनके सविता जी नाम बता दीजिए पूरे 14 गुणस्थान के, एक बार रिपीट कर लेते। अच्छा, हाँ। गुणस्थान के 14 भेद निम्न प्रकार हैं। मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक। तो नहीं, बिना देखे बता सकते हो? याद हो गए? नहीं सर, अभी याद नहीं किए पूरे, 5-6 तक तो याद है। हाँ, तो जितने बिना देखे याद है वो बताइए। अच्छा, हाँ। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक तो, हाँ, और सम्यक तो मिथ्यात्व, हाँ, तीसरा हो गया। और मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र। हाँ हाँ, उसी के 2 नाम है, सम्यक मिथ्यात्व है या मिश्र मिथ्यात्व? एक ही हो गया। एक ही हाँ, होगा। और अविरत सम्यक तो देशव्रत और प्रमत्त देशव्रत, प्रमत्त व्रत, सॉरी प्रमत्त व्रत। देश विरत 5वां हो गया, छठा प्रमत्त विरत, और मुनि का हो गया अप्रमत्त विरत। हाँ जी, अप्रमत्त व्रत। हाँ, अभी और देख के अभी देख के बता दीजिए। हाँ, अभी देख के बता दीजिए। 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली और 14वां अयोग केवली। और सिद्ध हो गए गुणस्थानातीत। हाँ, अयोग केवली। सबने पढ़ लिए ना एक बार गुणस्थानों के नाम? वो एटलीस्ट बार बार बोलने से याद आएगा। सभी पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए सभी, अपना सामने पहले पे ही लिखा है, पहले गुणस्थान में लिखा है 14 गुणस्थान के नाम। पेज 59 पे लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए इसको।
मैं पढ़ूं सर दोबारा से? नहीं, सभी अपना अपना एक बार पढ़ लीजिए अच्छा, अपना। हाँ, अच्छा सब लोग पढ़ कंपल्सरीली लेंगे। पढ़ लीजिए। इतिहास अविरत सम्यक देश व्रत प्रमत व्रत अप्रमत व्रत निवृत्तिकरण शुभ सांप्राय उपशांति क्षीण संयोग केवली अयोग केवली। पढ़ लिया? सर सबने पढ़ लिया ना? हाँ हाँ जी, सर। हाँ इंदिरा जी पढ़ लिया आपने पूरे? हाँ पढ़ लिए। 7 गुण स्थान तक तो याद हो गए होंगे, वो तो मुनि अवस्था के हैं। हाँ, बोल दीजिए एक बार। मिथ्यात्व, सास्वादन, मिश्रण, अवित्ति, देशवित्ति, प्रमत, अप्रमत, सूक्ष्म संप्राय, अनिवृत्तिकरण, निवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मौन्य, क्षीण मौन्य, सहयोगी केवली, अयोगी केवली और गुणस्थानातीत। उपशांत मोह है, मोहनीय नहीं है वहाँ, उपशांत मोह है और क्षीण मोह है। ठीक है, ओके। ये एक शेयर किया, इसको देखिएगा। ये जो दूसरा सासाधन सम्यक है ना, ये दो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति दिख रही है लेफ्ट में। ऐसे एक एक निषेक हमने डिस्कस किए थे ना, एक लाइन मतलब एक समय में उदय में आने वाला निषेक, और उसके ऊपर दूसरी लाइन है दूसरे समय में। इस समय में हम यहाँ खड़े हैं, अगले समय में ये वाली निषेक में जितने कर्म हैं वो उदय में आने वाले हैं। उसके बाद ऐसे 1 2 3 समय से लेके आगे आगे समय तक जितनी भी अपनी स्थिति है कोड़ा कोड़ी सागर की, तो एक एक समय में उदय में आने वाले कर्म के ग्रुपिंग ऐसी हो रखी है। ये रिप्रेजेंटेशन है। शरीर में तो हमारे आत्मा के साथ कोई परमाणु अभी उदय आने वाला कहीं किसी जगह है, दूसरी जगह है, एक ही समय में। तो शरीर में आत्मा के साथ तो सारे जगह फैले हुए। दिखाने के लिए सबसे एक साथ एक लाइन में दिखाते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए 15 समय, ये समय है 1 2, ऐसे अनंत कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति ऐसे बनी होती है। और जनरली ये इस तरह की होती है, ये ट्रायंगल शेप की होती है। नीचे परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है और जैसे जैसे समय जाता है परमाणुओं की संख्या कम होती जाती है, इसलिए इस लाइन की चौड़ाई भी कम होती जाती है। तो ये निषेक रचना दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद दूसरे में देखिएगा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम हैं और अभी हम हमारे विश्व करण लब्धि चल रही है। करण लब्धि में जीव के परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। विशुद्ध हो रहे हैं तो उन परिणामों के निमित्त से क्या हो रहा है, तो हमें कुछ यहाँ गैप बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के कुछ निमित्त से यहाँ के कुछ निषेक नीचे आ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, थे जब आते हैं और कुछ ऊपर चले जाते हैं तो गैप बन जाएगा। उत्कर्षण अपकर्षण। हाँ, तो यहाँ आप थे नहीं लेकिन सुन रहे थे। हाँ, ठीक है, अच्छी बात। ये यहाँ से यहाँ तक का हमने गैप बनाया, यहाँ के पूरे निषेक बीच के गायब किए। कैसे? जीव के परिणाम चल रहे हैं, अभी 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 चल रहे हैं अभी, तो उसके बाद कुछ समय तक मिथ्यात्व का उदय भी आएगा, ये जो प्रथम स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक अंतर्मुहूर्त का काल है, इसके हमने जीव के परिणामों से कर्मों में क्या हुआ, ये जितने पड़े थे ये थोड़े तो इधर नीचे आ गए, तो अपकर्षण करके आ गए, और कुछ ऊपर चले गए, ये उत्कर्षण हो गया। उत्कर्षण अपकर्षण करके पूरे के पूरे, उत्कर्षण अपकर्षण में तो एक्चुअली सिर्फ कर्म के परमाणु जाते हैं। हम करण लब्धि में देखेंगे कांडक घात होता है, पूरे के पूरे परमाणु निषेक सहित पूरे चले जाके जगह खाली कर देते हैं। इसको अंतर बोलते हैं। अभी अंतर में होगा, अभी यहाँ जीव है, करण लब्धि यहाँ से यहाँ तक चलती रहेगी तब भी मिथ्यात्व में रहेगा। जब करण लब्धि का अंतिम समय आएगा, ये आखिरी निषेक खिर जाएगा, तो उसके बाद अभी मिथ्यात्व का कोई भी परमाणु निषेक उदय में आने के लिए इस अवस्था में नहीं है। तो ये अंतर्मूर्त का काल में जीव सम्यक दर्शन का अनुभव करेगा और मिथ्यात्व का बंध भी नहीं होगा। अब यहाँ से उसका अंतर्मूर्त चल रहा है, तो क्या हो रहा है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा है और अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय नहीं है। लेकिन अप्रत्याखान का हो सकता है। अगर चौथे में आना है तो अप्रत्याखान का, अगर 5वें में है तो प्रत्याखान का उदय, और अगर 7वें में है तो किसका उदय होगा, संचलन संचलन का संचलन का सही था। तो
और अनुदय किसका है? अनुदय तो तीनों का सातवें हो में। गया ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षण, प्रत्यय। और प्रत्यक्षण। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो तीनों का अनुदय। तो अब आपको समझ में आया हो, अगर यहाँ से तीनों गुणस्थान ऐसे बन सकते हैं, तो जब दूसरे में आएगा तो तीनों से किसी में से भी आ सकता है। जब जा किसी में भी सकता है, चौथे, पांचवें, सातवें में जा सकता है, तो सातवें से उपशम सम्यक के काल में गिर भी तो सकता है दूसरे में। उस अपेक्षा से हमने ये दूसरे में सासाधन में गमन देखा, आगमन देखा था। अब समझ में आया क्या यहाँ पे? तो ये काल चल रहा है यहाँ पे। ये आखिरी समय यहाँ तक उसका सम्यक दर्शन का समय था। उसने गैप तो इतना बनाया, लेकिन यहाँ पे एक समय पहले यहाँ तक, और यहाँ एक छह आवली, छह मान लीजिए, छह आवली का समय ये है। ये पूरा अंतर्मुहूर्त का काल है। अंतर्मुहूर्त में असंख्यात आवली होती है। छह आवली यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक छह आवली है, समझिए। ये मान लीजिए अंतर्मुहूर्त पहला करीब पूरा कितना 60 मिनट, 60 सेकंड मान लीजिए। 60 सेकंड का पूरा अंतर्मुहूर्त है, सम्यक दर्शन का काल है। और एक आवली मान लीजिए 8 समय की है, तो 3 आवली 6 आवली हो गई है 48 मिनट की। तो 48 मिनट से लेके आखिरी के हमने 100 सेकंड का लिया था ना, तो 89 सेकंड तक किसी के बीच में भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जीव के परिणामों में अगर कषाय का उदय हो जाए, कषाय का उदय हो जाए, इमीडिएटली अभी उसका, अभी चौथा गुणस्थान चल रहा है उसका, वो दूसरे में आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा। तो बट यहाँ तक आने के बाद भी आखिरी एक समय तक वो सम्यक दर्शन का काल है। मतलब दूसरे में तब भी मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा यहाँ पे दूसरे में। इसलिए अभी बताया ना कि उसको परम पारणा भाव की अपेक्षा से कषाय का उदय है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा सासाधन में। यहाँ जो इससे थोड़ा सा शायद समझ में आए। कुछ डाउट है इसमें? आप समझाए तो समझ में आ गया सर अच्छी तरह से। वापस समझना, किसी को समझाने बोलेंगे तो नहीं होगा ऐसे। अच्छा, ये जो समय है ना, एक और चीज है, ये जो समय है एग्जाम्पल के लिए बताया। काल ये तो सागरों में है, एक एक बहुत परमाणु में, अनंत परमाणु एक एक निषेक में। ये सिर्फ समझने के लिए बताते हैं, एक दो लेके। संख्याएं हमारी समझ से बाहर है, संख्यात असंख्यात अनंत में है। ये पल्ले का सागर की स्थिति होती है पूरी की पूरी। बट ये काल भी, अंतर्मुहूर्त भी बहुत छोटा होता है, पर आवली भी बहुत छोटी होती है। समझ में आया ना? तो ये बताने के लिए नंबर लिखे हैं, जस्ट समझने के लिए ये। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसको क्लोज करते हैं। दो गुणस्थान यहाँ पे हो गए, तो तीसरा शुरू करें। अभी तीसरा कर सकते हैं, मान एक पेज है। हाँ, और कोई पढ़ लीजिएगा। कोई पढ़ लीजिएगा। तीसरा गुणस्थान पढ़िए रेखा जी, पढ़ लीजिए। बुक है ना आपके पास? हाँ, पढ़िए पढ़िए। सम्यक्त्व मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान। आचार्य श्री नेमीचंद्र स्वामी ने गोमतसार जीव कांड गाथा 21 में सम्यक्त्व मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा निम्नानुसार दी है। जत्तंतर सर्वघातिकेण नयसम्मं सम्मिश्रो होदि परिणामो। हाँ, एक बार फिर पढ़ लीजिए, आपको अब अच्छी तरह आ जाएगा। सम्मामिच्छुदयेन जत्तंतर सर्वघातिकाधिकजेन नयसम्मं सम्मिश्रो होदि परिणामो। सम्यक्
मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के समय में, अर्थात निमित्त से गुड़ मिश्रित दही के स्वाद के समान होने वाले जात्यंतर परिणामों को सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। हाँ, अभी चौथे गुणस्थान से में जीव है, आगे देखेंगे, उस पहले समझ लें। चौथे गुणस्थान में जीव है, औपशमिक सम्यक हो गया, उसका सम्यक दर्शन का अंतर्मुख का काल खत्म हो गया। अभी उसके कुछ ऐसे परिणाम होते हैं कि उसमें कुछ सम्यक्त भी है, कुछ मिथ्यात्व भी है। इस तरह के मिले जुले परिणाम हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मिले जुले परिणाम की एक स्थिति हो सकती है। उसके काल में जीव को ये परिणाम मिश्र गुण स्थान हो सकता है, इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। तो उस वक्त गुण स्थान होगा तीसरा, सम्यक्त्व। मार्गणा की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, क्योंकि ये भी सम्यक्त का, ये भी सम्यक्त का ही एक टाइप है। तो ये मार्गना में कौन सी मार्गना में आता है? सम्यक्त मार्गना में आता है, नाम है सम्यक मिथ्यात्व। चारित्र मिथ्या चारित्र, क्योंकि इस गुणस्थान में सम्यक्त्व नहीं है। वैसे भी चारित्र देखेंगे तो चारित्र तो छठे गुणस्थान से ही शुरू होगा, तो इसलिए चारित्र हर जगह मिथ्या चारित्र ही होगा। काल, अंतर्मुहूर्त, जगन्य छोटा मध्यम अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट बड़ा मध्यम अंतर्मुहूर्त। गमनागमन, यहाँ से ऊपर गमन चौथे में तथा नीचे की ओर गमन मिथ्यात्व में होता है। पहले, चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में से ही यहाँ सम्यक मिथ्यात्व में आगमन होता है। इसका काल तो देखिएगा अंतर्मूर्त है, एक छोटे से लेके बड़े तक है तो अंतर्मूर्ति बहुत छोटा समय है इसका काल। मतलब इसका इस गुणस्थान में भी बहुत समय कम रहेगा। उसके बाद या तो दूसरे में चला जाएगा, नीचे या ऊपर कहीं भी चला जाएगा, ज्यादा समय नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ से ऊपर गमन चौथे में तथा नीचे की ओर गमन मिथ्यात्व में होता है। इसको फिर वो देख लेते हैं, मैं शेयर करता हूँ, उससे क्लियर आता है समझ में। हाँ, ये दिखाई दे रहा है अभी। ये तीसरा गुणस्थान है, तीसरा गुणस्थान पे ही हम रहेंगे। तीसरे में अभी तीसरे वाला जीव को क्या हो गया? अभी उपशम सम्यक के बाद वाली स्थिति है ये। तो जीव के पास सत्ता में कितने तरह के कर्म प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व की? 3 हो गई, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है, तो वो तीसरे में है। अब तीसरे से वो पहले में भी जा सकता है। अब अगर तीसरे में रहते हुए मिथ्यात्व का उदय आ गया तो क्या होगा? पहले में चला जाएगा। और तीसरे से देखिएगा 3 एरो आ रहे हैं, लेकिन ये डबल एरो नहीं है 6 में, तो 6 में नहीं जा सकता। यहाँ से 5वें में, यहाँ एरो नहीं है तो 5 में नहीं जा सकता है, चौथे में जा सकता है। ये चौथे में एरो दिखाया, मतलब 3 से चौथे में जा सकता है। तो 3 से तीसरे गुणस्थान में चौथे में जाएगा तो क्या होगा? अभी कौन सी प्रकृति उदय आएगी और कौन सा सम्यक होगा? वापस सम्यक। उसके पास कितनी प्रकृतियां हैं? 3 है ना? 3 है। तो मिथ्यात्व में तो है, तो मिथ्यात्व चला गया, और सम्यक मिश्र में तो है ही। अब कौन सी प्रकृति उदय में आ सकती है? सम्यक प्रकृति, उसका नाम सम्यक प्रकृति है। सम्यक प्रकृति अगर उदय में आती है तो जीव तीसरे से चौथे में जाएगा। अब चौथे में आ गया, अभी तो औपशमिक सम्यक छोड़ के तीसरे में गया था, फिर तीसरे से चौथे में आ गया, तो अब उसका सम्यक्त कौन सा होगा? ये भी प्रथमोपशम में होगा। प्रथमोपशम तो सबसे पहले कंडीशन क्या है प्रथमोपशम की? मिथ्यात्व से जाना चाहिए। तो ये आपकी आंसर गलत हो गया उस अपेक्षा से। हाँ हाँ, तो मिथ्यात्व से तो नहीं, अब तो ये सम्यक दर्शन हो गया, तीसरे में आया, तीसरे से भी चौथे में जाएगा तो इसको द्वितीयोपशम मुनि दशा में होता है, 7वें गुण स्थान से होता है, तो वो भी नहीं होगा।
तो इसको क्या बोलेंगे? अभी तो कितने नाम हैं आप गिनाइए जरा, याद है तो। सम्यक के कितने कितने तरह के नाम हैं, कितने टाइप का होता है सम्यक? तो पता नहीं, दो ही शयोपशम होना शायिक नहीं चाहिए। होगा? नहीं, साइक भी हो सकता है ना। हाँ नहीं शाही बिल्कुल। हाँ नहीं, पहले संयोपशम होगा उसके बाद साइक होगा। तो औपशमिक नहीं हो सकता है, क्षायिक नहीं हो सकता है, तो क्षारक्षमिक संयोपशम। ही होगा। यस। तो क्षारोप यहाँ से चौथे में जब जाएगा तो उसको अभी क्षारोपशमिक सम्यक्त होगा, उसको वेदक सम्यक्त भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्षारोपशमिक सम्यक्त की परिस्थिति बनती है। तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि अब आप लोगों को चौथा गुण स्थान में औपशमिक, औपशमिक के बाद अगर चौथे में रहते, हम आगे भी देखेंगे, चौथे में रहते हुए भी उपशम काल के बाद अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो चौथे से चौथे में औपशमिक के साक्षमिक में चला जाए। यहाँ गिर के गया है, वहां उसी गुण स्थान में भी जा सकता है। तो अभी चौथे से किस तरह से इन गुणस्थानों में इसका मूवमेंट, गमन आगमन हो रहा है, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा। हाँ नहीं, इसके बाद हाँ पहले ये तो आगमन। गमन हो गया, हाँ, गमन के बात हो गई। अभी आगमन देखिए। पहले चौथे पांचवे और छठे गुणस्थान से ही यहाँ सम्यक मिथ्यात्व में आगमन होता है। पहले से अभी ये कब बनेगा, कोई भी बताइएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले से क्यों आएगा, किस लिए आएगा, थोड़ा सा रीजनिंग से पता लगेगा। पहले से है, फिर ये पहले से है, ये नीचे वाला पहले का डबल एरो है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ सकता है। फिर चौथे से इधर ये एरो आ रहा है, चौथे से आ रहा है, ये वाला पांचवे से आ रहा है, ये छठे से आ रहा है। तो चार जगह से तीन गुण स्थान में आ सकता है। तो जस्ट सोच के एक बार एक्सप्लेन करिए, अभी हमने डिस्कस किया। वो सम्यक्त्व की तीन प्रकृतियां हैं ना, तो वो मिथ्यात्व प्रकृति से अगर सम्यक मिश्रित प्रकृति का उदय होगा तो वो तीसरे में आ सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह से दूसरा लॉजिक लगाइए। दो के लिए, बाकी तीन के लिए लगाइए, चार पांच छह के लिए वही लॉजिक लगाइए। चौथे से तो हाँ, वही चौथे से भी तो वही हुआ, हम्म। सम्यक की उदय है उनका, हाँ तब वो मिथ्यात्व अभी का जीव चौथे गुण सम्यक। स्थान में है, चौथे गुण हाँ, स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में अब जीव की कितनी किस स्थिति में आ सकता है, चौथे से तीन में? दोनों तरीके से। औपशमिक सम्यक का काल है, वो काल खत्म हाँ, होने के बाद अगर मिश्र का उदय आया तो तीन में आएगा। और चौथे में औपशमिक सम्यक का काल खत्म हुआ, सम्यक प्रकृति का उदय आया, फिर चौथे में आया, चौथे में ही है। तो सम्यक प्रकृति औपशमिक सम्यक्त से भी मिश्र सम्यक में आ सकता है। चौथे गुण संयुक्षम से भी। स्थान दो दो अपेक्षा से बन सकता है। एक तो औपशमिक सम्यक के काल में चौथा बन सकता है, औपशमिक सम्यक के काल में तो चौथा होता ही है। हाँ या ना बोलिए, कुछ नहीं समझ में आया तो बताता हूँ। हाँ, ये तो क्लियर है, पहले से चौथा तो होगा ही होगा औपशमिक सम्यक्तियों के काल औपशमिक में। सम्यक के काल में होगा। हाँ अभी औपशमिक सम्यक का काल समाप्त होने के बाद मान लो जीव को सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो फिर वो औपशमिक सम्यक हो जाएगा, गुणस्थान चौथा ही रहेगा। संगीता जी। वो मैं वापस थोड़ा बहुत 2-3 बार आपका सुनूंगी तब मेरे को आएगा समझ में, थोड़ा ऐसे आ रहा है लेकिन फिर भी। अच्छा ओके, ठीक है। तो दो दो चौथे गुण स्थान में दो तरह के सम्यक्त हो सकते हैं। एक हाँ तो पहली बार जब पहले पहले से चौथे में जा रहा है तब औपशमिक सम्यक,
और जब औपशमिक सम्यक्त से गिरेगा तो तीसरे में आ सकता है। लेकिन चौथे से औपशमिक सम्यक्त से मान लो गिरा नहीं, उसका क्षौपशमिक सम्यक्त हो गया। अभी तीन तीन प्रकृतियां हैं और तीन प्रकृति में से सम्यक प्रकृति का उदय हो गया तो उसका क्षौपशमिक सम्यक्त हो जाएगा। औपशमिक से क्षौपशमिक, गुणस्थान एक ही रहेगा, टाइप ऑफ सम्यक्त चेंज हो गया। तो चौथे में क्षौपशमिक सम्यक्त से भी, क्योंकि उसके पास मिश्र की सत्ता है, वो उदय आएगा तो तीसरे में आ सकता है। ऐसे ही पहले गुणस्थान से जब जीव औपशमिक सम्यक्त में गया, औपशमिक सम्यक्त के बाद यहाँ पे पांचवे, यहाँ पर भी पांचवे से अगर क्षौपशमिक सम्यक्त हुआ, उदय में आया, तो पांचवे से औपशमिक सम्यक्त के काल में भी तीसरे में आ सकता है। पांचवे के औपशमिक के बाद क्षौपशमिक में जाके क्षौपशमिक से तीसरे में आ सकता है। ऐसे ही पहले से सातवें में गया, सातवें में औपशमिक सम्यक्त का काल था, औपशमिक सम्यक्त से गिरने के बाद छठे में अगर आया, सातवें के बाद औपशमिक सम्यक्त का काल खत्म हो गया, उसके बाद छठे में आया। छठे में, क्योंकि सातवें में औपशमिक सम्यक्त के काल में तीन प्रकृतियां टूट के बन गई, सत्ता में है, बट छठे में आने के बाद छठे से अगर तीसरी सम्यक प्रकृति का उदय आया तो तीसरे में आ जाएगा। या सातवें से छठे में आने के बाद औपशमिक सम्यक के बाद क्षौपशमिक सम्यक्त भी हो गया तो क्षौपशमिक सम्यक्त से भी तीसरे में आ सकता है। तो ये है तीसरे में आने के स्थान। बट ये सारा आगमन आगमन छठे तक ही है। सातवें में सिर्फ एक से सातवें में जा सकते हैं, या चार से पांच से जा सकते हैं, छह से भी सात में, लेकिन सात से आने का एक ही है, छठा गुणस्थान। सात से और किसी गुणस्थान में गिर नहीं सकते। छह से, छह में आने के बाद सब में आ सकते हैं, क्योंकि सात में इतनी विशुद्धता होती है कि डायरेक्टली वो इतने नीचे के गुणस्थानों में अशुद्धता के परिणाम नहीं हो सकते। सातवें से थोड़े पहले थोड़े परिणाम गिरेंगे, उसके बाद नीचे के परिणाम हो सकते हैं। सर साइक वाले कहाँ टिकेंगे? अगर सातवें में आए तो वो कहाँ तक लैंड हो सकते हैं? शायिक सम्यक्त, हाँ, वो सीधा वो मतलब लास्ट में अभी मिथ्यात्व का बात। क्षायोपशमिक की बात करिए, शायिक की बात नहीं करिए अभी। हाँ, अभी हमारे पास हम मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो, उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं किसका उदय आएगा। हाँ, तो शायिक वाले का तो आएगा ही नहीं ना। क्षायिक होने के बाद मान लो चौथे में क्षायिक हो सकता है। हाँ। उसके बाद कभी गिरेगा ही नहीं फिर तो वो। अच्छा, उसके बाद तो गिरेगा। चौथे के बाद पांचवे में जा सकता है, चौथे से सातवें में चला जाएगा, मुनि क्षायिक हो जाएगा उसका। वो नीचे गिरेंगे ही नहीं, मतलब गिरेंगे एक नहीं। हाँ, उसको अलग देख लेंगे। क्षायिक होने के बाद क्षायिक के गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक है? 4 से 12 तक देखे थे ना नए में हमने। 4 से सिद्धों के भी होते हैं क्षायिक सम्यक। तो 4 से आगे तक होता है, 4 पूरा से ही 5, 5 से 6, 6 से 7 हो सकता है। इसका मतलब 7 में होगा तो 7 से 6 में भी क्षायिक सम्यक आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये गुणस्थान 4 के बाद 5, 6, 7 कषायों की अपेक्षा से है। ये सम्यक्त तो रह सकता है, लेकिन कषाय कौन सी उदय में आ रही, उस अपेक्षा से गुणस्थान बनेगा। लेकिन चौथे से नीचे नहीं आ सकता है क्षायिक सम्यक्त वाला, क्योंकि उसके पास 3 की सत्ता नहीं है, तीनों समाप्त हो रखे हैं। हाँ हाँ, ये समझ में। यस, ठीक है, आगे देख लीजिए। विशेषता 1, यहाँ जीव मरण नहीं करता। 2 नंबर, यहाँ जीव का मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। तीसरा, यहाँ जीव नया आयु कर्म का बंध भी नहीं करता। चौथा, यदि तीसरे गुणस्थान में आने के पहले मिथ्यात्व के साथ आयु बंध किया हो तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जाकर और सम्यक्त के साथ आयु बंध किया हो तो अविरत सम्यक गुणस्थान में जाकर मरण करता है। पढ़ लीजिए। 5, हाँ, यहाँ संयम व संयमासंयम ग्रहण करने के परिणाम नहीं होते। छठा, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव इस गुणस्थान में नहीं आता।
हाँ, कोई और बता दीजिए एक एक पॉइंट लेके। कुसुमलता जी, पहला पॉइंट क्या है देखिए। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। इस सम्यक विस्तार मिश्र गुण स्थान में तीसरे गुण स्थान में जीव मरण नहीं करता। तो पहले गुणस्थान से पहले गुणस्थान में मरण हो सकता है मिथ्यात्व में तो। हाँ, और दूसरे गुणस्थान में अभी देखा था दूसरे हमने। दूसरे स्थान में भी कर सकता है। कर हाँ, सकता है, पर लेकिन एक विशेषता देखी थी। नरक में नहीं जाएगा। वो नरक, हाँ, वो जो नरक में नहीं जाता वो जी। वो उसकी विशेषता। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे उसका मरण ही नहीं होगा। ये इसकी बहुत विशेष बात है, ये याद रखना है। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होगा, नंबर एक, क्योंकि काल भी अंतर्मूर्ति है। दूसरा दूसरा और कोई बता दीजिए। राकेश जी पढ़ लीजिएगा। यहाँ जीव का मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। समुद्घात सुना है पहले। हाँ सर, वो ठीक है, जो इसके भी कल मैं 7 तरह के होते हैं, इसको कल हम डिटेल में देख लेंगे नाम और क्या क्या होते हैं। जस्ट एक जनरल ओवरव्यू ले लेंगे। समुद्घात मतलब अपने वर्तमान का जो शरीर है, शरीर में जितने उसको आत्मा के प्रदेश हैं उसको छोड़े बिना शरीर से बाहर निकल के मरने से पहले, अगर हमने नई गति बांध ली है, कहाँ जाना है उस जगह पे तक चले फैल जाना आत्मा के प्रदेशों को, उसको मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। मरने से एक अंतर्मुहूर्त पहले अपनी जो बेसिकली क्या है, जैसे घूमने जा रहे हैं ना, नई जगह जा रहे हैं तो अपनी जगह देखते हैं ना कहाँ जा रहे हैं, तो ये जीव वहां तक पहले पहुंच जाता है। फिर पहुंचने के बाद वापस नहीं आता है। यहाँ के जो बचे हुए हैं आत्मा के प्रदेश, वो वहां पे पहुंच जाते हैं फिर, तो उसको मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। तो जीव का मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता यहाँ पे। इस तरह का भी ये पर्टिकुलर क्रिया यहाँ पे नहीं होगी। अन्य जीवों की, सबकी नहीं होती है, लेकिन कई किसी जीवों की हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं होगा, ये दिया है। तीसरा पढ़ लीजिए कोई और। इंदिरा जी पढ़िएगा। संगीता जी आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इस गुणस्थान में आके आयु कर्म का भी बंध नहीं होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर मरण भी नहीं है, नया आयु का कर्म भी बंद नहीं है, मरणांतिक समुद्घात भी नहीं है। ये विशेष है, मिश्र गुणस्थान बहुत ही विशेष है ये। हाँ, ठीक। और चौथा, यदि तीसरे गुणस्थान में आने के पहले मिथ्यात्व के साथ आयु बंध किया हो तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जाकर और सम्यक्त के साथ आयु बंध किया हो तो अविरत सम्यक्त गुणस्थान में जाकर मरण करता है। मतलब तीसरे गुणस्थान के पहले मिथ्यात्व का बंध किया और फिर मिथ्यात्व गुणस्थान में जाकर सम्यक्त के साथ, मतलब दोनों के साथ आयु बंद हुई है। ये क्लियर नहीं है सर? और कोई बताएगा? लिखा हुआ है, इसको समझिए थोड़ा सा। यदि तीसरे गुणस्थान में आने के पहले मिथ्यात्व के साथ आयु बंद किया हो, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई जीव का पहले आयु बंद हो चुका है, मिथ्यात्व के साथ जीव का आयु बंद हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया है या इस गुणस्थान में आए हैं, मतलब सम्यक्त्व प्राप्त किया है बाद में, इस गुणस्थान में आए हैं, तो उनका मरण जो होता है ना, लास्ट में जब मरण होगा मिथ्यात्व के साथ ही मरण होगा वो। हाँ, मतलब नेक्स्ट जन्म में सम्यक्त्व ही नहीं बनेंगे, मतलब यस। सम्यक्त्व ही नहीं होगा। हाँ, तो और तीसरे हाँ, गुणस्थान में आने के पहले, मतलब अभी पहले आयु उसने कहाँ बांधी और कहाँ से आया। पहले अगर इसने पहले से आ रहा है, पहले गुणस्थान से आ रहा है और पहले गुणस्थान में आयु का बंद कर लिया हो,
और हाँ उसके बाद तीसरे गुण स्थान में आया। आ सकता है ना, आयु तो कभी भी बन गई, उसके बाद उसके हाँ भाव ऐसे हुए हो, प्रकृति का उदय आया, तीसरे गुण स्थान में आ गया। आने के हाँ, बाद तीसरे गुण स्थान की तो ये विशेषता है कि यहाँ मरण नहीं होगा। अब मरण नहीं मरण होता। नहीं हाँ होगा तो वो फिर किसी और गुण स्थान में जाके मरण होगा। तो कौन से गुण स्थान में? तो जहां से आया था, जहां पे आयु बंद किया था, वहीं चला मिथ्यात्व गुण स्थान में जाकर इसका मरण होगा। अच्छा। तो ये सम्यक्त लेके साथ में नहीं जा सकता कोई, नंबर एक। अच्छा, और अगर सम्यक्त के साथ आयु बंद किया हो, सम्यक के साथ मतलब चौथे या हो सकता है पांचवे या छठे में भी हो सकता है। हाँ चौथे पांचवे, अभी आयु बंद उसका भी उसके साथ भी कंडीशन है। जस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो चौथे गुण स्थान से ये आया है, सम्यक के साथ आयु बंद किया हो, मतलब चौथे गुण स्थान में उसने आयु बंद कर लिया हो, तो क्या होगा? चौथे गुण स्थान में अगर सम्यक्त करने के बाद, सम्यक्त होने के बाद आयु बंद किया हो, तो अविरत सम्यक्त गुण स्थान में जाकर मरण करता फोर्थ गुण स्थान में जाके सर है। इसका फोर्थ हो मतलब गया, मतलब पांचवे सम्यक तो पांचवे हो गया। पांचवे में भी अगर उसने आयु बंद किया हो और पांचवे से तीसरे में आ सकता है, अभी देखा था हमने, पांचवे से तीसरे में आया है, तो हाँ तीसरे और आयु बंद कर लिया था पांचवे में, आयु हम्म, बंद करके तीसरे में आया है, तो तीसरे में मरण नहीं होगा, फिर वो जाएगा पांचवे में, वापस नहीं जाएगा। अविरत सम्यक दश गुण स्थान है, चौथे में जाके मरण होगा। हम्म, तो मतलब मरण, वैसे भी मरण के बाद कोई भी जीव चौथे से ऊपर वाले में मरण होगा तो आके चौथे में ही वो मरण होगा उसका। ऊपर के गुण स्थानों में मरण नहीं होता है। ऊपर का कोई भी गुण स्थान हो, जीव मरण के वक्त वो चौथे गुण स्थान में आके ही मरेगा, चाहे ऊपर कौन सा भी गुण स्थान में मरण हो। ये एक कंडीशन। अच्छा। जहां पर भी मरेगा ऊपर के गुण स्थानों में, चौथे से ऊपर, वो चौथे में हाँ आके मरेगा, नीचे नहीं जाएगा, चौथे में मरण होगा। ओ, और अगर पांचवे से मर के तीसरे में आया है तो फिर जाके चौथे में ही जाएगा उस विशेष परिणाम की अवस्था से। अच्छा, यहाँ संयम व संयम से हम ग्रहण करने के परिणाम नहीं होते, चौथे में ही नहीं होते तो यहाँ भी कैसे होंगे? हाँ चौथे में ही संयम नहीं धारण, वो तो अव्रति है, पांचवे से शुरू होता है तो तीसरा है, तो हम्म, लिखने के लिए लिखा है कि यहाँ परिणाम होते ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव इस गुण स्थान में नहीं आता। एक और विशेषता है कि वो तीर्थंकर प्रकृति इतनी पुण्य वाली है, ये मिश्र गुण स्थान में आएगा ही नहीं। तो ये नहीं। तीर्थंकर और आहारक द्विक, ये कुछ विशेष विशेष प्रकृतियां हैं, और तो उनके विशेष गुण होते हैं। तीर्थंकर और आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग बोलते हैं, दो दो को मिला के इकट्ठा बोलते हैं। वो उसमें देख लेना आप, पंचलब्धि में 93 प्रकृतियों में है आहारक। सर तीर्थंकर प्रकृति वाले तो साहिक सम्यक दृष्टि ही होंगे ना? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव इस गुण स्थान में नहीं आता है। हाँ तो वो तो साहिक सम्यक दृष्टि होंगे ना, तो उनके तो ये तीनों ही नहीं होना चाहिए। हाँ, वो उसकी विशेषता है, देखना पड़ेगा, मेरे को अभी याद नहीं है वो। ये क्षायिक सम्यक्त ही होंगे तीर्थंकर प्रकृति वाले, जन्म से ही क्षायिक सम्यक्त होंगे। तो ये उस अपेक्षा से 4 से नीचे तो आते ही नहीं हो, तो 4 से 3 नीचे हाँ। नहीं बनेगा उस अपेक्षा से, बिल्कुल सही। यस यस। सर एक बार ये फोर्थ वाला पॉइंट एक बार थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार पढ़िएगा, इसको धीरे धीरे पढ़िएगा, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आप पढ़िए, फिर आप समझाने की कोशिश करिए, आपको आएगा समझ में। यदि तीसरे गुणस्थान में आने के पहले मिथ्यात्व के साथ आयुबंध किया हो, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जाकर, बस अभी ये पहला और पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, पहली कंडीशन है, ठीक है। हम्म, इसका मतलब पहले मतलब पहले तीसरे पहले गुणस्थान मिथ्यात्व में में था। आने से पहले, हाँ, हाँ और मिथ्यात्व में आयु का बंध हो गया है। हाँ, और उसके बाद तीसरे में आया, हम्म, लेकिन अभी तीसरे में मरण नहीं होगा। तो वापस फर्स्ट में वापस जाके अभी मिथ्यात्व में मरण होने जाके के लिए उसको वापस किस गुण स्थान में जाना पड़ेगा? मिथ्यात्व फर्स्ट। मिथ्यात्व में, एक मिनट इनको क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, मिथ्यात्व में। तो उसको वापस मिथ्यात्व में ही, क्योंकि मिथ्यात्व में आयु बंद किया था, तो मिथ्यात्व में ही जाके मरण होगा, ये कहना चाह रहा।
आयुबंध किस गुणस्थान में करने के बाद तीसरे गुणस्थान में आया है। दो कंडीशन हो रही, पहले आयुबंध किया था, वो गुणस्थान कौन सा था, उसके बाद तीसरे गुणस्थान में आया। अभी नीचे से तीसरे गुणस्थान में आया, पहले से तीसरे। अभी ऊपर वाले गुणस्थानों में से आगमन होगा तो चौथे, पांचवे, छठे से आगमन होगा तो आगमन कहां से हो सकता है, देखा ना अभी हमने, 4, 5, 6 से हो सकता है। मान लो 4, 5, 6 में आयु बांधी हो और तीसरे में आया हो, और अभी उसका मरण नहीं हो सकता, तो वो सम्यकदर्शी था आने से पहले, पहले मिथ्यात्वी था। अब सम्यकदर्शी जीव तीसरे में आया है। अभी वो तीसरा से अब कहाँ जाके मरण करेगा, तो देखिए आगे क्या लिखा है, तब के कहाँ जाएगा। सम्यक्त्व के चौथे। साथ आयुबंध किया हो तो अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में जाकर मरण करता। अविरत सम्यक्त्व मतलब हो गया नहीं, फोर्थ पहले गुणस्थान। देखिए, सम्यक्त के साथ आयुबंध किया हो तो सम्यक्त सम्यक्त्व 4 4, के बाद 5, 4, 6, 4, 5, 6। 6 में हो, 7 में आयुबंध हो सकता है, 4, 5, 7। इसमें एक कंडीशन एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी कि कौन से गुणस्थान में एक्चुअली ऊपर के आयुबंध हो सकता है। किसी एक आध गुणस्थान में आयुबंध नहीं होगा तो वो देखना पड़ेगा, बट ऊपर के गुणस्थान 5 या 4 में से आयुबंध कर लिया उसने पहले, और अभी सम्यक प्रकृति ये मिश्र प्रकृति का सत्ता में है और उदय में आ गई, तो तीसरा गुणस्थान मिल गया, अब मरण नहीं हो सकता उसका। तो अब मिथ्यात्व में जाएगा क्या वो, नहीं 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 मिथ्यात्व है, में नहीं नहीं। है। हाँ, तो अभी किस में क्योंकि जाएगा, आयुबंध इसने सम्यक्त्व का किया है तो वो सम्यक्त का चौथे नहीं में किया, जाएगा। आयुबंध सम्यक्त से गुणस्थान वाले में किया है। हाँ, तो चौथे में आएगा। हाँ, पांचवे में नहीं जाएगा, पांचवे से अगर आया है तीसरे में तो भी पांचवे में नहीं जाएगा वापस, जाएगा वो तो चौथे में ही। चौथे में ही चौथे जा में। सकता। हाँ, चौथे में ही जाएगा। तो या तो तीसरे वाला जीव, सीधी सादी बात हो गई, तीसरे वाला जीव या तो मिथ्यात्व में जाएगा या चौथे गुणस्थान में जाएगा, या तो एक में जाएगा या 4 में जाएगा। बस दो ही एक कंडीशन उसकी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके तो पॉइंट्स हो गए पूरे। तीनों में कोई और पॉइंट, कोई विशेष पॉइंट पे बताना चाहेगा। क्या मेन पॉइंट क्या है तीनों में, गुणस्थान की अपेक्षा से मेन पॉइंट क्या है। मिथ्यात्व गुणस्थान तो है ही है, हमेशा ही हमेशा मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरा और तीसरा एक्चुअली बनेंगे, चौथा गुणस्थान होने के बाद दूसरा और तीसरा बनेंगे। तो इसलिए चौथा गुणस्थान जब समझेंगे तो ये बाद में ये भी फिर से अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो चौथे के बाद ही ये दोनों प्रकृति, दोनों स्थितियां बनती है। चौथे में है तो दूसरे में आएगा, चौथे में है तभी तीसरे में आएगा। तो पहला वाला दूसरे और तीसरे में नहीं जा सकता है। अभी 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 हम जब अनादि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। क्या बोला है, समझ सर में आया। इसका मेन तो ये है ना कि चारित्र के बीच मिथ्या चारित्र, क्योंकि इस गुणस्थान में सम्यक्त्व नहीं है। वो लिखने की अपेक्षा है, बट आप ये बोलिए चारित्र नाम मतलब व्यवहार से भी चारित्र नाम कहाँ से शुरू होता है, सातवें। चौथे गुणस्थान से ना सर। हाँ, व्यवहार से। और चारित्र वैसे कहाँ से शुरू होता है, व्यवहार से चारित्र बोला है, लेकिन चारित्र गुणस्थान, चारित्र के कौन कौन से भेद हैं देखें। 6 भेद देखे थे हमने। तत्वार्थ सूत्र 6 भेद। सामायिक। तो सामायिक सबसे पहला है। सामायिक कहाँ पे होता है, सामायिक कहाँ से शुरू होता है, मतलब सामायिक, छेदोपस्थापना, ये सारे चारित्र के भेद मिनिमम कहाँ से शुरू होते हैं चारित्र का गुणस्थान। 5वें गुणस्थान से, 6ठे गुणस्थान से, छठे से चारित्र नाम पाता है, क्योंकि मुनि दशा में ही चारित्र होता है। चौथे और पांचवें में चारित्र अपेक्षा से, विवाह से कहते हैं, वास्तव में चारित्र तो मुनि दशा में ही है।
बट इसको इसलिए इसको असंयम और संयमासंयम कहते हैं। चौथे में अव्रति है और पांचवें व्रत लिए हैं, संयम है उसको, चारित्र नहीं कहलाता। बट व्यवहार से चूंकि वो पूरे के पूरे पालन करता है, व्यवहार से हमने अष्टपाउड में भी पढ़ा था, स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं चौथे में। स्वरूप आचरण चारित्र कहा था, उसमें देखेंगे आप तो चौथे में स्वरूप आचरण चारित्र कहा, बाद में फिर सम्यक चारित्र या कुछ ऐसे था, बट चौथे में स्वरूप आचरण चारित्र। तो बट चारित्र नाम देख के चारित्र मत समझना, चारित्र अपेक्षा से है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान के साथ जो भी क्रिया चल रही है उस अपेक्षा से चारित्र है। बट चारित्र का जो सामायिक चारित्र है वो छठे गुण स्थान से होता है। तो अब उस अपेक्षा से नीचे के जिस गुणस्थान में भी होगा वो चारित्र नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ मिथ्या चारित्र भी नहीं कहेंगे या कहेंगे उस अपेक्षा से। आप क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, यही मैं बोल रही थी कि चारित्र का मिथ्या चारित्र क्योंकि इस गुणस्थान में सम्यक तो नहीं है, यही एक मेन पॉइंट इसमें ये है ना 3 में। हाँ, इस गुण स्थान में सम्यक तो नहीं है, तो ये चारित्र मिथ्या चारित्र ही होगा। बट आप देखिएगा दूसरे गुण स्थान में चारित्र क्या है, वहां भी मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र क्योंकि अभी सम्यक दर्श का नाश हो गया है। हाँ, तो पहले में भी मिथ्या चारित्र, दूसरे में भी मिथ्या चारित्र, तीसरे में भी मिथ्या चारित्र है, पहला तो मिथ्या है ही। हाँ, और चौथे में हाँ सम्यक आचरण चारित्र, चौथे में सम्यक आचरण चारित्र वहां से शुरू होता है का घातक। हाँ, चारित्र का घातक वह होता है। चारित्र तो वहां पे आएगा चारित्र, सम्यक आचरण चारित्र नाम वहां पाएगा, लेकिन चारित्र का जो सामायिक भेद है वो छठे गुण स्थान से शुरू होगा। ये दोनों किस अपेक्षा से कहे जा रहे हैं वो जरूर याद रखना। और कुछ इसमें ठीक है, अच्छा है। इसको आप अगर चाहे तो 1 से 4 तक के या 5 के और 7वें गुण स्थान में एक टेबल बना के हर एक का अलग अलग ऐसे कंपैरिजन आप बना सकते हो, तब एक अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा कि पहले गुण स्थान में चारित्र की अपेक्षा क्या है, काल कितना है, गमनागमन कहाँ होता है, विशेषता। ये टेबल के रूप में बना लेंगे ना तो आपको देखने में इजी रहेगा। रुके फिर यहाँ पे आज 30 हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया सर। ध्यान का क्लास नहीं होगा फिर? नहीं, वो अब सिर्फ संडे को करेंगे। अभी संडे को पूरा क्लास वही करेंगे, उसी पे करेंगे। ओके। संडे को आज लगता है आप बोर हो गए अब जल्दी, इसलिए नहीं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। टाइम पास नहीं हुआ। बोर नहीं हुए सर। और गुणस्थान में तो बिल्कुल बोर होते ही नहीं है। हाँ, सूक्ष्म उपयोग लगता है ना। हाँ, सूक्ष्म उपयोग लगता है, समझ में नहीं आएगा गुणस्थान तीसरे से कहाँ जाएगा, तो कोई भी नंबर बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर तो नहीं बोलना है ना, समझ के बोलना है। ठीक है फिर जिनवानी स्थिति कर लेते हैं। ये जिनवानी भारती तोरे जपो दिन में, जो तेरी शरण जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।